हरे कृष्ण बच्चों, केमन आछी? सब कुछ भालो? हाँ हाँ, वाह सर, आप तो अंग्रेजी बोल रहे हो। अंग्रेजी नहीं, बंगला बंगला, सॉरी। आज तो थोड़ा बंगला सीख रहा हूँ, ठीक है? तो सीख गया तो फिर बंगला में बात करेंगे। बंगला में पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है? चलिए फिलहाल टॉपिक पे आओ। इंसान पढ़ाई की बात करो। बहुत दिन से आप वीडियो नहीं डाले रिफ्रैक्शन का। हाँ, नाराज है हम लोग आपसे। जाओ, बात नहीं करेंगे। चलिए, मुझे पता है रिफ्रैक्शन का बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आया आपका। आई एम सो सॉरी फॉर इट, इतना डिले होने के लिए। लेकिन अब नहीं होगा, ठीक है? हर बार यही कहते हो, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, हर बार डिले करते हो। चलिए, तो रिफ्रैक्शन का आई थिंक 3 एप्लीकेशन तक हम लोग पढ़े थे। 3 एप्लीकेशन तक, ठीक है? एक पेंसिल वाला पढ़े थे, याद होगा आपको। पेंसिल टेढ़ा दिखाई क्यों देता है? टेढ़ा टेढ़ा से लिखा था ना, टेढ़ा जो भी है, टेढ़ा दिखाई क्यों देता है, ये पढ़े थे। दूसरा पढ़े थे कॉइन, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई क्यों देता है। सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई क्यों देता है, याद होगा आपको। तीसरा पढ़े थे जो पुल का डेप्थ होता है वो ऊपर दिखाई क्यों देता है। ऊपर दिखाई क्यों देता है। ये 3 हम लोग कर चुके हैं, आपको याद होगा। ये 3 हम लोग कर चुके थे रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन में। तो चलो, मेरा नाम है अमित राज और मैं शुरू करता हूं आज आपके साथ ये प्यारी सी क्लास, ठीक है? तो आज 4th एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग रिफ्रैक्शन का। और 4th एप्लीकेशन था आपका लेमन, जो है व्हाई लेमन अपीयर्स, व्हाई लेमन अपीयर्स बिगर इन साइज इनसाइड वाटर। वाटर के अंदर ये लेमन जो है बड़ा क्यों दिखाई देता है। अरे बाबा, बड़ा दिखाई देता है क्या सर? आज तक हमने देखा ही नहीं। एक काम करना, आप एक शीशा का ग्लास लेना, उसमें छोटा सा प्यारा सा नींबू डाल देना, ठीक? शरबत मत पी लेना बनाकर, शरबत पीना नहीं है, ठीक है? ग्लास लेना, आप नींबू डाल देना, एक बड़ा सा गोला सा, ओके? और गौर से देखना उस नींबू को, देखना गायब हो जाएगा। गायब नहीं होगा, बड़ा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, ठीक है? देखना, बड़ा दिखाई देगा। अब टोना टोटका मत करने लग जाना। ये लोग सिंदूर मारा नींबू में, किसी की नजर ना लगे। तो लेमन जो है पानी के अंदर बड़ा दिखाई क्यों देता है, ये समझेंगे। तो बहुत सारे लोग इसे सीबीएसई सिलेबस में नहीं मानते हैं, लेकिन बेटर होगा आप पढ़ लो, क्योंकि मे भी अगर पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। यो, मैं विंडो बंद हो गया, खुलो खुलो, हाँ खुल गया। पूछ देता वो पता होना चाहिए आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है? मैं मानता हूँ सिलेबस के अंदर, इसे मैं पढ़ा रहा हूं। चलो देखते हैं नींबू जो है वो बड़ा दिखाई क्यों देता है पानी के अंदर। ध्यान से समझ रहे इस कॉन्सेप्ट को। ये आपको मोस्टली सीबीएसई बुक्स में नहीं मिलता है, मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है? लेकिन आप पढ़ लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? सीखने में कोई हर्ज नहीं है, जानने में कोई बुराई है नहीं, ठीक है? जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मान लो ये वाटर सरफेस है। मान लिया सर, मान लिया, जो बोलोगे सब मान लेंगे। और मान लीजिए एक मेरा नींबू है, मेरा नींबू है, नींबू नींबू, मेरा नींबू है। सब कुछ अच्छे से आ रहा है, फोकस आ रहा है इसे? आई थिंक सो, या वाओ वाओ, सो फोकस्ड। नींबू है। अब देखो होगा क्या, अब ध्यान से देखना, ये नींबू क्या क्या खेल खेलेगा। अब देखो यहां पे से एक रे ऊपर गया, ऐसा, एक रे यहां से ऊपर गया, ऐसा, 2 रे ऊपर गया। यहां ड्रॉ कर दो नॉर्मल, यहां भी ड्रॉ कर दो नॉर्मल,
ड्रॉ हो गया। चलो नॉर्मल को मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो बस इसलिए। दिस इज नॉर्मल। देखो क्या करना, ध्यान सुनो। आप नींबू के इंड से 2 रे ले लेना, एक रे ट्वीं यहां गया, एक रे ट्वीं यहां गया, ठीक। अब क्या होगा, ये है डेंसर मीडियम, हाँ सर। ये है रेयर मीडियम, ओके सर। देन लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, पढ़े हो ना। जब डेंसर से रेयर जाएगा तो लाइट नॉर्मल के अवे बेंड करता है। अब ये मत पूछना कैसे, प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ हूं, ठीक है। तो अवे बेंड कर दूं तो ये नॉर्मल हो गया, उसके अवे इधर गया, ये नॉर्मल उसके अवे इधर गया। देखो यहां इंटरसेक्ट किया और मान लो आप यहां से देख रहे हो ऐसा। वाह सर वाह, यू आर ड्राइंग टीचर, ग्रेट ग्रेट सर। मान लो आप यहां से देख रहे हो। अब देखो हमारा एक आंख का बुराई क्या है कि ये बुरी चीज देखता है, ठीक है। बुराई ये है कि इसे हमेशा लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है। हमें क्या लगता है हमेशा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है। यहां भी वही होगा, तो आपको लगेगा कि लाइट किधर जा रहा है मेरा, इधर से कहीं स्ट्रेट लाइन में कहीं से आ रहा है, इधर कहीं स्ट्रेट लाइन में कहीं से आ रहा है, ये हमारे आपको लगता है। आपको क्या फील होता है हमेशा कि लाइट किधर है, स्ट्रेट लाइन से जाता है, स्ट्रेट लाइन से आता है। तो यहां से 2 रे गया, फिर देख लो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड किया, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड किया और यहां पे मीट किया, ठीक। आप ऊपर से देख रहे हो तो ह्यूमन को क्या लगेगा कि लाइट जो है पीछे कहीं से आ रहा है, क्योंकि उसे तो टेढ़ा हुआ दिखाई नहीं देगा, उसे सीधा दिखाई देगा, क्योंकि हमें लगता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। अब पीछे यहां पे आया, यानी ये नींबू जो आपका छोटा सा था वो आपको बड़ा सा यहां पे दिखाई देगा ऐसा। यार नींबू वो, यानी जो डॉटेड लाइन है वो आपको यहां पे आएगा ऐसा। यानी जो छोटा सा नींबू था वो आपको कैसा लगेगा, नींबू कैसा हो गया साइड में, ये देखो बड़ा हो गया, ये बड़ा पैर रहा बड़ा। बस यही काम होता है, ठीक है। थोड़ा आप समझा रहा हूं मैं फिजिक्स की भाषा में। इस पॉइंट को मान लेता हूं ए, इस पॉइंट को मान लेता हूं बी। तो एक छोटा वाले नींबू से ए और बी पॉइंट से 2 रे निकला, ठीक है। वाटर सरफेस पे पहुंचा एट पॉइंट पी, एट पॉइंट क्यू, पी और क्यू पे पहुंचा और किधर बेंड कर गया, बेंड कर गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बेंड कर गया ऐसा, ठीक है। अब हमें क्या लगेगा कि लाइट कहीं पीछे से आ रहा है ऐसा, लाइट कहीं पीछे से आ रहा है ऐसा। पीछे कहां से आ रहा है, पॉइंट, इसको मान लो ए डैश और इसको मान लो बी डैश से, जिसकी वजह से जो छोटा नींबू था वो आपको कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। बस बहुत सिंपल सा केस है बच्चों, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। बहुत आसान सा केस है, ओके। 2 रे लेना, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर गया, इधर बेंड कर दो, ये नॉर्मल, इसको मिटा सकते हो मिटा दो, मेरी जरूरत नहीं है नॉर्मल की। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बस आपको इतना बनाना है, ठीक है। नॉर्मल बेंड कर गया, यहां मीट किया, पीछे डॉट डॉट करके मिलाओगे तो लगेगा यहां और यहां से लाइट आ रहा है, यानी नींबू जो छोटा था वो बड़ा हो गया। तो यही फंडा है, बहुत सिंपल केस है। अब मैं वर्ड में थोड़ा लिख देता हूं, 2 रेज, कौन सा, AP एंड BQ, AP एंड BQ कमिंग, आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कमिंग फ्रॉम नींबू, नींबू नॉट, कमिंग फ्रॉम लेमन, लेमन इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर से AP
एपी और बीपी दो रे आ रहा है, बीक्यू सॉरी वाटर के अंदर से, एंड बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और नॉर्मल के अवे बैंड कर दिया। देखो अगर आप इसको रट्टा मार रहे हो तो आप गधे हो, ठीक है, जो बात है, ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, ये सब सर एग्जाम में खुद से बना कर लिखने वाली चीज है, तो गधा वाला काम मत करना, इसको रट्टा मारने मत डर आना, ठीक है। सीधा सा दिमाग में रखो, दो रे लिया एपी एंड बी क्यू, ठीक, कहां से आ रहा है, फ्रॉम लेमन इनसाइड वाटर, एंड बैंड किधर बैंड कर दिया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल के अवे बैंड कर दिया, कहां खत्म हुआ यहां तक। नाउ दिस टू रे intersect at point I, इसको I मान लो, इस बार क्या मान लिया मैंने, I, and appears to meet, और कहां मिलता हुआ दिखाई दे, appears to meet at A dash and B dash, and appears to coming आ रहा है, एंड ऐसा प्रतीत होगा कि एडेस और बीडेस से ये रे आ रहा है, एंड अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम एडेस एंड बीडेस, ऐसा लगेगा ड्यू टू किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो द साइज ऑफ लेमन, सो द साइज ऑफ लेमन, लेमन का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, बिकम लार्जर, बस खत्म। टू रे एपी एंड बी क्यू कमिंग फ्रॉम लेमन इनसाइड वाटर एंड बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, कॉपी कलम लेके बैठना, एक एक चीज को नोट डाउन करना अच्छे से। नाउ दिस टू रे intersect at point I and appears to coming from A dash and B dash, I पॉइंट मिलता है, ऐसा लगता है कि A dash और B dash से आ रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सो द साइड ऑफ लेमन बिकम डार्क। जल्दी से उतार लो इसको, भरोसा कर लो तुम, चलो मिटा दो, पॉज कर लेना, उतार लेना, ओके। चलिए ये एप्लीकेशन भी हो गया आपका, अगले एप्लीकेशन में आते हैं, नेक्स्ट स्टार वाला, वाई स्टार वाले में आते हैं। एक्चुअली मुझे नींद आ रही है क्योंकि अभी मैं भोजन लेकर आया हूं, ठीक है, लेकिन सोऊंगा नहीं, सो गया तो उठा देना नॉक करके। व्हाई स्टार्स appears to twinkle in night, नाइट में होता है ना, रात में, चलो नाइट लिखते हैं, ट्विंकलिंग देते हैं, TWINKLING, ट्विंकलिंग, ठीक है। व्हाई स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकलिंग, अच्छा नहीं लगा ना, व्हाई स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकलिंग इन नाइट, अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग, अपीयर्स टू ट्विंकल, अच्छा अपीयर्स टू ट्विंकलिंग, जो भी है क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है। स्टार चमकता हुआ दिखाई क्यों देता है, मेरे को इससे काम है, क्वेश्चन समझ में आ गया हो आपको, जो भी है आप क्वेश्चन देख लेना, ट्विंकलिंग हो ट्विंकल हो कोई दिक्कत नहीं, किन्हीं का नाम भी होता है ट्विंकल, अच्छा नाम है, नाम रख सकते हो अपना आप। व्हाई स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकलिंग, सुनो, तब उड़ रहा है एक तारा, दो तारा, हर तारा, ये बहुत सारा तारा है आपका, मैं गंदा तारा बन गया, अच्छा तारा बनाऊंगा मैं, अच्छा तारा। सर मेरी मम्मी बोलती है कि मैं भी घर का तारा हूँ, मम्मी झूठ बोलती है, देखो सभी को मम्मी यही बोलती है। मान लो यहाँ पे आप हो, नहीं अभी आप नहीं हो, आपको बाद में लाऊंगा, अब एक तारा है, तो सवाल है तारा चमकता हुआ दिखाई क्यों देता है, सुनो ध्यान से। अब वो पता है जो एटमॉस्फेयर का लेयर है, अलग अलग लेयर में एटमॉस्फेयर बटा हुआ है, चलो मैं कुछ लेयर आपको दिखा दे रहा हूँ, सारा तो नहीं बनाऊंगा, एग्जाम में सब क्या सारा बनाना है, एग्जाम की बता दूंगा क्या करना है आपको, अभी सुन लो।
अभी मैं कुछ लेयर आपको दिखा दे रहा हूँ, और दो लेयर हो गई, पास पास करनी पड़ेगी, थोड़ी पास पास करता हूँ मैं। ये रहा लेयर, ठीक। एक ये रहा लेयर, हाँ एक ये रहा लेयर, ये अलग अलग लेयर है। अब देखो, अब होगा किसी में बताया था आपको, याद होगा वो शायद, वैक्यूम जो होता है और एक एयर है। अगर वैक्यूम और एयर दोनों है तो किसे रेयर लेंगे और किसे डेंसर लेंगे, बता सकते हो? बिल्कुल, वैक्यूम क्या होगा आपका? रेयर मीडियम। एयर क्या होगा? डेंसर मीडियम। ठीक, अगर वैक्यूम और एयर बताया था, एयर डेंसर और एयर वो कंपैरेटिवली बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एयर को क्या बोलेंगे हम लोग? डेंसर, और वैक्यूम क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम। अब सुनो, तो ये मानो अर्थ सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस, ठीक है, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। अब बताओ, अर्थ सरफेस के नजदीक में ज्यादा एयर होगा या अर्थ सरफेस के ऊपर में ज्यादा एयर होगा? ऑफ कोर्स अर्थ सरफेस के नजदीक में ज्यादा एयर होगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाओ वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा। अब मून पे चले जाओ, देखो पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, खाली, नो एयर, ठीक। यानी एक बात समझ में आया कि आप जितना नीचे रहोगे एयर उतना ज्यादा होगा, यानी मीडियम उतना डेंसर होगा, और जितना ऊपर रहोगे एयर उतना कम होगा। वो एयर का मतलब कि वैक्यूम क्रिएट होगा, एयर का एब्सेंस होगा, यानी मीडियम कैसा होगा? रेयर मीडियम होगा। यानी अगर ऊपर जाएंगे तो मीडियम कैसा होगा? रेयर मीडियम होगा, याद रखिएगा। और अगर नीचे आएंगे तो मीडियम कैसा होगा? डेंसर मीडियम होगा। ये दो बातें ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। क्योंकि जैसे आप ऊपर जाते हो, लिखना तो लिख लो, तो एयर डेंसिटी रिड्यूस होता है, एयर डेंसिटी रिड्यूस, एयर की मात्रा घटती है, तो उससे क्या होता है? इससे वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम कैसा है? रेयर मीडियम। वैक्यूम पूरी तरह से नहीं क्रिएट होता है, मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे वैक्यूम बन रहा होता है, ठीक है। और नीचे आओगे तो नीचे एयर डेंसिटी ज्यादा होता है, एयर डेंसिटी मोर बढ़ता है, और एयर डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो कैसा मीडियम हो जाएगा? डेंसर मीडियम बन जाएगा। जिनको रेयर डेंसर में डाउट हो, मेरा वीडियो नंबर रिफ्लेक्शन में 2 या 3 आप देख लें, आपको रेयर डेंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एटमॉस्फेयर का ऊपर का लेयर रेयर, एटमॉस्फेयर का नीचे का लेयर डेंसर। यानी एक बात बताओ, अब लाइट आया ऐसा, ठीक, यानी रेयर से किस में इंटर करेगा? डेंसर में। चलो ये नॉर्मल हो गया, यानी बैंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी ऐसे बैंड कर गया, ठीक। फिर नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर ऐसे बैंड कर गया। मतलब बात समझ आ रही क्या होगा? ऐसा कुछ हुआ, देखो चलो एक बार गाना दिखाता हूं मैं। लाइट आया, ये नॉर्मल हुआ, ये सीधा जाना चाहिए लेकिन बैंड कर जाएगा ऐसा टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर से कहा गया? डेंसर में। और आप पढ़े हो रेयर से डेंसर आता है, द लाइट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर चला जाता है। देखो इधर जाना था, बैंड कर गया, ठीक, ये आपको नहीं दिखाना। फिर नॉर्मल ड्रॉ करो, फिर इसको इधर जाना है, फिर बैंड कर जाएगा, थोड़ा ज्यादा बैंड करते हैं, चलो ऐसा, ठीक। फिर ड्रॉ करो, फिर इधर जाना है, फिर बैंड करेगा ऐसा, ठीक।
और फाइनली यहां पे जो लड़का है उसके आंख में आके लाइट गिरेगा। अच्छा, आंख, हाथ में नहीं, आंख में, मान लो यहां आंख है इसका, ठीक, ऐसा। देखो क्या हो रहा है, लाइट जैसे ही स्टार से निकला तो एक लेयर को पास किया, तो कहां कर गया, बैंड कर गया, किधर बैंड कर गया, टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक। सॉरी, थोड़ा सा मुझे जाना पड़ा था 2 मिनट के लिए। चलिए टॉपिक को वापस करते हैं। हाँ, तो बोल रहा था जैसे लाइट कहां से है, रेयर से डेंसर, तो बैंड किया टुवार्ड्स द नॉर्मल, फिर ऊपर वाला तो रेयर काम करेगा, लेकिन नीचे वाला ज्यादा एयर हो या ऊपर में कम एयर होगा, तो फिर बैंड करेगा टुवार्ड्स द नॉर्मल। फिर ऊपर का ज्यादा एयर होगा लेकिन नीचे से ज्यादा एयर ऊपर में होगा, तो ये बन जाएगा फिर रेयर, ये बन जाएगा डेंसर, फिर टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट का वो कंटिन्यू बैंड करता रहेगा, किधर, टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर। यानी जो लाइट सीधा आना चाहिए था ऐसा, वो कहां से आ रहा है, देखो यहां से आ रहा है, ठीक। तो सर क्या एग्जाम में इतना बनाना पड़ेगा? देखो, तो एग्जाम में आपको इतना नहीं बनाना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया। ये जो मैंने बनाया इतना, वो सिर्फ समझाने के लिए दिखाया कि लाइट कैसे टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड कर रहा है। सीधा आया, रेयर से डेंसर, टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर शिफ्ट हो गया इधर, फिर नीचे आया, फिर टुवार्ड्स द नॉर्मल, फिर नीचे आया, फिर टुवार्ड्स द नॉर्मल, फिर नीचे आया, फिर टुवार्ड्स द नॉर्मल, फाइनली कहां पहुंचा, आपके आंख में। तो एग्जाम में आपको इतना नहीं बनाना, एग्जाम में क्या बनाना, देखो मैं बना दे रहा हूं, इसको मत उतारना, ठीक है। आप इसको उतारना है तो पॉज करके उतार लो, लेकिन एग्जाम में बस इतना करना है आपको। यहां से बस जैसे ऐसे करके बस गोल कर देना। ये गोल क्या दिखा रहा है कि लाइट जो है कंटिन्यू बैंड कर रहा है, किधर, टुवार्ड्स द नॉर्मल, ऐसे करके बस ये ही, बस इतना दिखाना आपको यहाँ में। और ये लेयर वेयर नहीं दिखाना, इसे मैं आपको समझाने के लिए बताया कि हो क्या रहा है, ये आपको नहीं करना, एग्जाम बस इतना करना है। बस ये गोल सा ऐसे में बैंड पे दिखा देना। आपने बताया हमारी आंख की बुरी आदत है कि उसे लगता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। यानी हमें क्या होगा, लग गया लाइट कहां से आ रहा है, तो देखो डॉट डॉट करके मिला यहां कहीं, यानी हमें ऐसा लगेगा कि लाइट जो है वो यहां कहीं से आ रहा है। एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये है इसका एक्चुअल पोजीशन, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। लेकिन लग कहां से आ रहा है, लग रहा है यहां से आ रहा है, वर्चुअल पोजीशन, ठीक है। तो ऐसा अपीयर हो रहा है कि यहां से आ रहा है, क्योंकि लाइट कहां से ट्रेवल करता है हमेशा, स्ट्रेट लाइन में। यानी स्टार है यहाँ पे, लेकिन आपको दिखाई देगा यहाँ पे। अब देखो हो क्या रहा है, तो लाइट क्या किया, एक तो अपना पोजीशन चेंज कर लिया, पोजीशन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब चूंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट टूट टूट कर आ रहा है। देखो लाइट अगर सीधा आ जाता ना तो आपको चमकता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन लाइट का टूट टूट कर आ रहा है, हमेशा बैंड कर रहा है, ठीक है। यानी रिफ्लेक्शन के कारण इसका ब्राइटनेस भी चेंज कर रहा है, ब्राइटनेस चेंज, ऊपर तक आ रहा है कंप्लीट इमेज और अगर तो यहाँ क्या हो रहा है, ब्राइटनेस भी चेंज कर रहा है रिफ्लेक्शन कारण। अब तो बल्ब को एक काम करना, ब्राइटनेस चेंज करो उसका, बंद चलो बंद चलो बंद चलो बंद चलो करते रहो, तो ऐसा लगेगा जैसे बल्ब आपका चमक रहा हो, ठीक है। वही यहाँ पे होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से जब लाइट बैंड करता है टुवार्ड्स द नॉर्मल और फाइनली आपके आंख में इंटर करता है,
तो ऐसा लगता है कि लाइट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से कहीं, यानी ये होगी एक्चुअल पोजीशन, इसको ए दे दो, लेकिन लगता है कहाँ से आ रहा है, ऐसे बी से कहीं आ रहा हो, ठीक है। यानी स्टार का पोजीशन चेंज हो जाता है और स्टार का ब्राइटनेस भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से स्टार जो है वो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। बात समझ में आया? लिखेंगे कैसे सर? लिखेंगे कैसे? सुनो, लिखना है द स्टार इज प्रेजेंट हाई अबव द स्काई। सो फिर बोल रहा हूँ, रट्टा मत माना, समझ लो। सो व्हेन, तो जब भी व्हेन लाइट कम्स, तो मैं भी अपने मन से बिठा कर लिखा हूँ, ऐसी बात। सो व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम अपर एटमोस्फेयर, ऊपर से आता है, so when light comes from upper atmosphere to lower atmosphere, then bend towards the normal, and goes through reflection. Goes through reflection. तो जब भी लाइट आता है अपर एटमॉस्फेयर से लोअर एटमॉस्फेयर में, तो बैंड कर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर, और गोस टू रिफ्रैक्शन होता है उसमें, ठीक है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच द लाइट appears to coming, due to which the light appears to coming from, जिसको कारण ऐसा लगता है कि लाइट आ रहा है, लाइट appears to coming from point position B, पोजिशन, ऐसा लगता है कि लाइट कहां से आ रहा हो, पोजिशन बी से आ रहा हो, यार क्लियर हुआ? इसका लिखना है ड्यू टू दिस चेंज इन पोजिशन एंड ब्राइटनेस, द स्टार्स ट्विंकल्स। मैंने खुद से बनाकर लिखा है, ध्यान रखना। द स्टार इज प्रेजेंट हाई अबव द स्काई, स्टार बहुत दूर में है, ठीक है। सो व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम अपर एटमॉस्फेयर, जब ऊपर एटमॉस्फेयर लाइट आता है टू लोअर एटमॉस्फेयर, नीचे की ओर, देन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की ओर बेंड होने लगता है, क्योंकि ऊपर कैसा होता है, रेयर मीडियम, नीचे कैसा होता है, डेंसर मीडियम, एंड गोज थ्रू रिफ्रैक्शन, और क्या होता है उसमें, रिफ्रैक्शन होता है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द लाइट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम पोजिशन बी, इससे ऐसा लगता है कि लाइट कहां से आ रहा हो, पोजिशन बी से। एक काम करो, यहाँ पे ड्यू टू विच नहीं, यहाँ तो एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से, एज ए रिजल्ट, as a result the light appears to coming from position B, due to this change in position and brightness, या पोजीशन और ब्राइटनेस में चेंज होने की वजह से स्टार्स कैसा लगता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। बस एग्जाम में इतना ही डायग्राम बनाना और इतना लिखना है, जल्दी से नोट डाउन करो, 1 2 10। चलो मैं रब कर रहा हूँ सर, चलो ठीक, आप पॉज कर लिख लेना, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, गोला बना देना, सीधा मिला देना, खत्म कहानी, ठीक है।
या भरोसा कर लो तुम। समय कितना बीत गया? समय 30 मिनट। वाओ, ठीक। चलिए अगले टॉपिक में आते हैं। अच्छा, मिराज फॉर्मेशन भी एक था। तो मिराज फॉर्मेशन देखो, रिफ्रैक्शन का तो है उसमें यूज, लेकिन एक्चुअल जो कारण है मिराज फॉर्मेशन का वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो उसके लिए वेट कर लीजिए। मिराज फॉर्मेशन कुछ समय बाद पढ़ेंगे। अभी इतना एप्लीकेशन आप याद रखना, ठीक है? ध्यान रखना। चलो अगला लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्लेक्शन। आज पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है, आज पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो चलिए सारा काम अभी छोड़ देते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। सर हम तो बहुत देर से पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ो। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है आपको? याद तो है सर, यही तो है जो पूरे चैप्टर में मेरे को याद है। बाकी सबको खा पी कर डकार लिए, मुझे पता है, अब सब खा पी कर डकार लिए हो, ये याद है। लेकिन पहला क्या बता दे जैसे सर, सिंपल था। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम पॉइंट। याद है? याद है? बिल्कुल सही। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट। चलो, रिफ्लेक्शन भी वैसा ही। देखो इसमें पहला लॉ नंबर 1, मान लो ग्लास स्लैब है, एक रे आया, इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट। तो नेगेटिव पॉइंट पर आ रहा, दिख रहा है ना? दिस इज द फर्स्ट ऑफ। चलो जल्दी से लिख लो, इसमें कोई बताने के लिए है नहीं, ऐसा लिखो। फर्स्ट ऑफ होता है इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal always lie on the same point। जरा से नोट करो फटाक से। Incident ray, refracted ray and the normal lie on the same point, lies on the same point, LIES है, दिखाई नहीं दे रहा आपको, सब दिखाई दे रहा। तीनों क्या होता है? सेम पॉइंट पे मिलता है। देखो, इंसिडेंट रे आया, ये रिफ्रैक्टेड रे गया और ये नॉर्मल हो गया, ये एक ही पॉइंट है ना, ठीक है? चलो दूसरा नंबर ना, दूसरा नंबर ध्यान से समझना इसका, ये इसमें बच्चे समझते नहीं है, सिर्फ रट्टा मार लेते हैं। दूसरा वाला लॉस समझो अच्छे से, रट्टा मत मारो। पहले लिख देता हूँ मैं, फिर समझाऊंगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, the ratio of sine of incident to the sine of refraction is always constant for a given pair of medium। या आप किसी मीडियम भी लिख सकते हो, गिवन पेयर ऑफ मीडियम। एक्चुअली मीडियम को मीडिया बोलते हैं जब पेयर रहता है, ठीक है? ये थोड़ा अच्छे समझना क्या बोल रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट,
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट पता है आपको, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब क्या हुआ इसका, बता सकते हैं? चलो समझते समझते, पहले आप यहाँ पर लिख लो क्योंकि मैं ऊपर सब मिटा दूंगा। अब मैं इस पे समझाऊंगा ये होता क्या, क्या बोल रहा है इसमें। पॉज कर लिए, लिख लिया, चलो अब देखो सेकंड आप समझते हैं क्या बोल रहा है। आप डिफिनेशन का आपको याद होगी क्या होगा, आप लिख लिए होगे। अब मैं समझाऊँ सेकंड में क्या बोलता है। पहले मान लो आपको पेयर ऑफ एक मीडिया दिया हुआ, पेयर ऑफ मीडिया मतलब क्या हुआ, कोई भी एक मीडियम जिसमें रिफ्रैक्शन आप करवा रहे हो या जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, गिवन पेयर ऑफ मीडियम मतलब क्या हुआ। एक मिनट गड़बड़ लग रहा है इसमें कुछ मुझे, नहीं ठीक है। देखो पेयर ऑफ मीडियम मतलब क्या हुआ, मान लो आपने एक लिया ग्लास और बाहर में एयर से आ रहा है इसमें लाइट, तो दिस एयर और ग्लास यही दोनों बीच में जो होगा होगा, लाइट कहां से आएगा, एयर से, एंटर कहां करेगा, ग्लास में। सो ये दोनों जो है इसको बोलते हैं पेयर ऑफ मीडियम, जिसको कॉल्ड पेयर ऑफ मीडियम। अगर मान लो ऐसा केस है, ऐसा केस मान लो एक गिलास है और यहाँ पानी है, ऐसा मान लो पानी है और पानी के ऊपर में ऑयल है, पानी के ऊपर में क्या है, ये ऑयल है, इसके ऊपर में ऑयल है और नीचे क्या है, नीचे वाटर है। इसका जो लाइट आ रहा है वो ऑयल से आ रहा है, ऑयल से आ रहा है और किसमें जाएगा, वाटर में जाएगा। तो इसमें कौन सा जो पेयर है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होगा, इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा ऑयल और वाटर की वजह से। तो these are two are called pair of medium। मतलब वह तो मीडियम जो रिफ्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीधी लाइन में। यहाँ रिफ्रैक्शन के लिए कौन कौन सा मीडियम रिस्पॉन्सिबल है, एयर और ग्लास, यही दोनों में तो देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट आया अंदर चला गया। यहाँ रिफ्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑयल एंड वाटर, इन दोनों के कारण यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ। तो वह दोनों मीडियम जो रिफ्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, तो पेयर ऑफ मीडियम आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं तो सेकेंड लॉ करना, पहले पेयर ऑफ मीडिया उठा लो, मीडिया आप चेंज मत करना बीच में। आपने जो पेयर ऑफ मीडिया लोगे उसी बीच में चेंज मत करना। चलो ठीक है, जैसा बोला हम ले लेते हैं, हम एक पेयर ऑफ मीडिया ले लिए। चलो भैया we have taken a pair of media। मानो लाइट आ रहा है एयर से, बैंड कर गया ग्लास में, तो पेयर ऑफ मीडिया मेरा क्या है यहाँ पे, एयर एंड ग्लास। ठीक है, ये दोनों मिलके बनाएगा पेयर ऑफ मीडिया, एयर कॉमा ग्लास, ये दोनों मिलके कहलाएगा पेयर ऑफ मीडिया। देखो क्या बोल रहा है सेकंड लॉ, क्या बोलता है सेकंड लॉ बोलता है, अब पेयर ऑफ मीडिया आपका फिक्स हो गया, एक एयर से लाइट है और कहाँ जाएगा, ग्लास में। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लेते हैं, आई पे लाइट आया और आर पे गया, इसका साइन लेना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, ये कांस्टेंट, इन दोनों पेयर के लिए हमेशा। मतलब सर क्या हुआ, मतलब देखो इसको मिटा रहा हूं, समझ आ गया, एयर ग्लास में इधर से आया तो अपना कुछ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, कुछ अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अभी बस एग्जांपल के लिए सब बता रहा हूं। मान लो एयर एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका हो गया 4,
और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 2, ठीक है। ऐसा समझो साइन आई, ठीक है, अच्छा ठीक है, ऐसा समझो। तो इसके लिए साइन आई का वैल्यू मान लेते हैं, साइन आई का जो वैल्यू आया वो आया 4, आया कुछ वैल्यू होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ होगा, और इसके लिए जो साइन आर का वैल्यू आया वो आया 2, ठीक। इन दोनों पेयर के लिए, एयर और ग्लास के लिए। अब इसका क्या किया, हम थोड़ा ऐसा गिराए इधर से। अब देखो इस बार ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, अरे भाई नॉर्मल तो फिक्स ही रहेगा ना, नॉर्मल तो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होगा ना, ये तो चेंज करेगा नहीं, आई चेंज करेगा। अगर यहां से लाइट आया तो ये आई होगा, अगर यहां से लाइट आया तो यहां से यहां तक ये पूरा आई होगा। सर रिफ्लेक्शन भी चेंज करें, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन भी बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, ऐसा कुछ होगा इधर से। तो इस बार ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, नया आई और नया आर, ठीक। तो ये नया आई होगा, इसको आई डैश मान लो, और नया आर होगा, इसको आर डैश मान लो, ठीक है। चलो मान लेते एक और आ रहा है, समझो अच्छे से क्या होगा, चार समझाना चारों में, इसको ध्यान समझना। मान लो एक और लाइट आ रहा है, अब यहां से आ रहा है, तो यहां से आया ऐसा, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंट और भी बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखो ये आई डबल डैश हो गया। तो सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा होगा, ऑफ कोर्स बड़ा होगा, ये आर डैश लिखा हूं मैं, आर डैश, ठीक। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लो ऐसा हो गया, बड़ा हो गया, आर डबल डैश। तो ये लॉ क्या कहा था, सुनो ध्यान से। इस लॉ का कहना है कि अगर आपका मीडियम फिक्स है, अगर आपका एयर और ग्लास ही है, आपने मीडियम को चेंज नहीं किया, तो पहली बार में जो साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो आया, ठीक है, क्या आया, कांस्टेंट आएगा। मान लो कांस्टेंट आया t, कुछ के का वैल्यू आया, तो सॉल्व करो 30/60, सॉल्व करें, कुछ के का वैल्यू होगा, कुछ कांस्टेंट आएगा। सेम वैल्यू आएगा सेकेंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी साइन आई डैश बाय साइन आर डैश, इसमें भी के ही आएगा। आई डैश आर डैश अलग होगा, लेकिन दोनों का रेशियो क्या होगा, हमेशा सेम। आप बोले सर मैंने और बढ़ा दिया, तो बेशक और बढ़ा दो आप, यानी साइन आई डबल डैश हो गया बाय साइन आर डबल डैश, आर भी देखो आपका बढ़ गया, तो इसका रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यानी दो पेयर के लिए आप एंगल कितना भी चेंज करो, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना भी चेंज करो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज करेगा, लेकिन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तीनों केस में मान लो ये I1 है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 1, एंगल ऑफ इंसिडेंट 2 और एंगल ऑफ इंसिडेंट 3, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 3। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, I1 I2 के रूप में मान लो, ये I1 हो गया, I2 हो गया, I3, यानी बोलेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ I1 बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ R1 इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ I2 बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ R2 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ I3 बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ R3। ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिमाग में सेट कर लो। ये है सेकेंड का मतलब कि एक पेयर ऑफ मीडिया अगर आपने फिक्स कर लिया कि चलो एयर और ग्लास ही लिए, तो आप उसका कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करो, चाहे आप लाइट को इधर से फेंको, चाहे इधर से फेंको या इधर से फेंको,
आप कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करो, उसके अकॉर्डिंग में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज करेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि फाइनली जो दोनों का रेशियो होगा साइन आई बाय साइन R1, साइन I2 बाय साइन R2 चेंज कर दिया था आपने इसमें, साइन I3 बाय साइन R3, दोनों का रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, या फिर बोल सकते हैं हमेशा सेम आएगा। ठीक है, ये हुआ, यानी एक का मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू होगा x आया, तो दूसरे का भी क्या होगा x ही आएगा, तीसरे का भी x ही आएगा, यानी टोटल का अगर बात करें तो बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एग्जैक्ट मीनिंग सेकंड लॉ का। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज ऑलवेज कांस्टेंट। चाहे कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करो, उसके अकॉर्डिंग में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, और ऐसे एडजस्ट होता है कि दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज द सेकंड लॉ। जल्दी से इसे उतार लो। ठीक है, मैंने डिफिनेशन लिखवा दिया आपको। एक चीज गड़बड़ी हो गई बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैठा बैठे देखना था अभी। ये I1 है ना, तो इसके लिए ये I1 होगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब सही है यार, तो गलती मैंने लिख दिया था, R1 होगा, ये R2 और ये बड़ा वाला जो है ये R3 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। देखो ये I1 है यहाँ पे, इस I1 के लिए ये छोटा वाला क्या होगा R1, ये थोड़ा बड़ा हुआ I2, इसके लिए बड़ा वाला क्या होगा R2, और ये बहुत बड़ा हो गया I3, ये बड़ा वाला हो गया R3। ठीक है, दिख रहा है सब कुछ। यानी इसका रेशियो होगा हमेशा साइन I बाय साइन R, एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करते हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेगा कि दोनों का रेशियो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, चलो मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, ज्यादा खा लिया। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। चलिए, आपने लिख लिया बहुत सारा, यहाँ तक हो गया होगा, समझ आ गया आपको होगा आखिर सेकेंड लॉ क्या बोलता है। ठीक है, तो इसमें मिटाता हूँ सेकेंड लॉ को। अगर पूछे तो ये समझा दीजिएगा। ठीक है, कि चाहे किसी भी एंगल पे रे आए, अगर मीडियम दोनों आपका कांस्टेंट है तो साइन I बाय साइन R का रेशियो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो चेंज नहीं करेगा, R अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। ये तो फिजिक्स है, अपने आप एडजस्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जल्दी से, स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आइए काम करते हैं। चलो इसका पहले डेफिनेशन लिखो जल्दी से आप। द रेशियो ऑफ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देख रहा है ना, फिर मैं न्यूमेरिकल देख रहा था आप लोग को। अब साइन I पे या साइन R पे न्यूमेरिकल्स करवा दूं क्या, लेकिन थोड़ा सा सोचा कि रुक ही जाता हूँ, थोड़ा बाद में न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आप लोग को। ठीक है, चलिए कोई बात पढ़ लेते हैं। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, SNELLS, ये हो जाता है। सुनिए, जो आगे आपने पढ़ा है कि कोई भी एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, जैसे एयर हो गया या ग्लास हो गया, साइन I बाय साइन R, साइन I बाय साइन R वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कोई भी एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, साइन I बाय साइन R वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जो आपने पढ़ा इसी को, दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, यानी सीधे लाइन में बोले सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ।
ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो क्या सर एग्जाम में इतना ही लिखना है? नहीं, इतना नहीं लिखना है, बस मैं ये शॉर्ट बता दिया आपको दिमाग में। पूछे अगर कि रिफ्रैक्शन का कौन सा लॉ है जो स्नेल्स लॉ बोलते हैं, तो रिफ्रैक्शन सेकेंड लॉ है जिसे हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो एग्जाम में कैसे लिखे? एग्जाम में वही जो सेकेंड लॉ लिखे उसको उतार दो, सेम चीज। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is called Snell। अच्छा, रिफ्रैक्शन फॉर अ, ये मेंशन करना मत भूलिएगा, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये मेंशन करना मत भूलिएगा, गिवन पेयर ऑफ मीडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होना ही चाहिए। मीडिया आपको कांस्टेंट रखना होगा, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, कंडीशन है इसका। इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है, जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, किसी मीडियम के लिए, पेयर के लिए, is called, अच्छा for a given pair of media is always constant। The ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of diffraction for a given pair of media is always constant। This law is called Snell's law। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको क्या है। ठीक है, जो आपने सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो आपने पढ़ा है, ठीक है, बस वही आपका स्नेल्स लॉ है और कुछ नहीं। ठीक है, जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग? स्नेल्स लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसको आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्नेल्स लॉ तो समझ के रखना और अच्छे से समझ के रखना। ठीक है, चीज को एग्जैक्टली पढ़ो, डिटेल्स में समझो, ऊपर ऊपर पार मत करो। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, और जहां जरूरत पड़े मुझे याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय।